नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बिंदास होंगे और आप लोगों का लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स के द्वारा सबसे बोले जाने वाला बात यह है कि अरे बेटा कुछ पढ़ ले, कुछ कर ले। तो हमें कुछ पढ़ना है ताकि हम कुछ कर सके। तो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम अभी आपका और एक महीने के बाद होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होते ही आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आरआरबी का प्रीवियस ईयर पेपर से हम रीजनिंग पार्ट को कुछ सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग पार्ट का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आज आप सब लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं मैथ का पेपर का कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर नहीं देखे हो तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आज हम रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये हमारा मेरा एक फ्रेंड है, उसका आंसर की से मैं ये क्वेश्चन सब लिया हूँ। तो यहाँ पे हम रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर मैथ का पार्ट देखना चाहते हो तो मेरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर एक बार चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पे चलिए हमारा रीजनिंग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। Nina meets a lady at a function who is your mother's sister's father's wife. Whom did Nina meet? Okay, तो यहाँ पे बोला गया है कि नैना किसी लेडी से मिलता है एक फंक्शन में, जो कि उनका मदर का बहन का पिताजी का वाइफ है। तो वो किससे मिल रहा है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को? ये हमारा ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है। अगर किसी भी टाइप का जनरेशन के बारे में बात बोला जा रहा है, मतलब अगर आपका दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड मदर का भाई या फिर ग्रैंडफादर का भाई, ओके, तो उनके रिलेशन के बारे में बोल रहा जा रहा है, मतलब उनके जनरेशन के बारे में बात बोला जा रहा है, तो उनको एक लाइन पर रखना। ओके, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा दादाजी। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया दादी माँ। ओके, तो यहाँ पे अगर ग्रैंड मदर का कोई भाई है तो इसको यहाँ पे रखना है। ओके, अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि इनके बेटा, मतलब हमारा पिता हो गए, मतलब क्या आपका पिताजी के बारे में, अगर आपका पिताजी या फिर आपका माताजी या फिर आपका पिताजी के भाई या फिर आपका मदर का सिस्टर, ओके, तो ऐसा कुछ बोला जाएगा, तब आपको क्या करना है, उनके नीचे रखना है। ये हमारा हो गया क्या, ग्रैंडफादर। ओके, ये जनरेशन को अलग रखना है। उसके बाद अगर होगा आपका पिताजी के जनरेशन के जो लोग भी आएंगे उनको अलग रखना। ओके, जैसे कि ये हमारा हो गया फादर, हमारा हो गया मदर। ओके, और यहाँ पे हमारा अंकल हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा पिताजी के भाई हो गए। ओके, तो इनको भी एक रिलेशन, मतलब एक जनरेशन पर यहाँ पे रखना है, एक लाइन में इनको एक लाइन पे रखना है। अगर यहाँ पे हमारे जनरेशन के बारे में बात बोला जा रहा है, मतलब अगर आपको बोला गया कि ब्रदर सिस्टर वाला जनरेशन जो रिलेशन होता है, जैसे कि ये हो गया हमारा राम, राम का भाई, तो राम का बहन, राम का, मतलब ऐसे कुछ बोला जाएगा, तो उनको भी एक जनरेशन पर रखना है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जनरेशन का जो लोग हो गए, जैसे कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का जनरेशन हो गया तो उनको ऊपर रखना है। अगर पिताजी माताजी का जनरेशन हो गया तो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर उनके नीचे उनका जनरेशन को रखना है। और अभी अगर हमारे जनरेशन के बारे में बोला जा रहा है, मतलब भाई बहन ऐसा कुछ रिलेशन है तब, या फिर कजन्स हो गए, तो उनको भी नीचे रखना है। ओके, तो ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, नैना मेट्स ए लेडी एट ए फंक्शन हु इज योर मदर्स। ओके, मदर्स सिस्टर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा नैना। ओके, तो ये हो गया हमारा नैना। नैना मेट्स ए लेडी एट ए फंक्शन हु इज योर मदर। नैना का मदर, यहाँ पे मदर हो गया तो ऊपर रखेंगे। ओके, यहाँ पे नैनास मदर। ओके, तो नैना का ये मदर हो गया। ओके, उसे उसके बाद मदर्स सिस्टर्स, यहाँ पे नैना का माँ का बहन। ओके, तो उसको यहाँ पे बहन को यहाँ पे रखेंगे। ओके, बहन मदर से सिस्टर से फादर, यहाँ पे सिस्टर माँ का जो बहन है उसका फादर, मतलब यहाँ पे फादर को फिर ऊपर रखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया फादर। ओके, उसके बाद फादर से वाइफ, मतलब यहाँ पे फादर का वाइफ, मतलब यहाँ पे वाइफ को रखेंगे एक ही जनरेशन में। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लस डिनोट करता हूँ क्योंकि ये हमारा कपल हो गया, जहाँ पे फादर मदर हो गए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब हस्बैंड वाइफ बोला गया होगा, तो अब आपको क्या करना है, कपल्स रखना है, मतलब यहाँ पे प्लस ऐड कर देना है ताकि आपको पता चले कि ये कपल्स है। ओके, और यहाँ पे अगर आपको जहाँ पे जेंडर पता चलता है, जैसे कि मदर हो गया या फिर जैसे कि सिस्टर हो गया, तो वहां पे आपको माइनस डिनोट करना है, मतलब अगर फीमेल हो गया तो माइनस, और अगर मेल हो गया देन प्लस डिनोट करना है। ओके, तो यहाँ पे फादर्स वाइफ। ओके, तो ये हमारा वाइफ हो गया। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि होम डिड नैना मीट। ओके, तो नैना का इस जो लेडी है, ओके, उनके साथ क्या संबंध है उसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स, नैना का ये क्या हो गया,
मदर, मदर का सिस्टर मतलब भाई बहन, मतलब बहन बहनों के, बहन का फादर मतलब इसका नैना का माँ का पिता मतलब क्या, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का जो वाइफ मतलब क्या, ग्रैंड मदर। ओके, तो नैना किससे मिला, उसका यहाँ पे ग्रैंड मदर। ओके, तो यहाँ पे हर मेटरनल ग्रैंड मदर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको और एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मेटरनल मेटरनल ग्रैंड मदर क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसका माँ का पिताजी का वाइफ है, मतलब इसका दादी माँ है, किस टाइप से, उसका मदर का मदर है, तो इसी वजह से मेटरनल ग्रैंड मदर। ओके, अगर यहाँ पे इसका पिताजी का पिता होते देन क्या होता, पेटर्नल ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंडफादर। ओके, तो इस टाइप से आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यहाँ पे भी हमें ऐसे कुछ फाइंड करना है इन चार ऑप्शन में से, जो कि इसके साथ भी वही रिलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया, स्टोव का हीट हो गया, मतलब स्टोव और हीट इनके बीच में जो रिलेशन है, मतलब स्टोव से क्या मिलता है, गर्मी। ओके, तो स्टोव हीट हो गया, तो उसी तरह हमें पॉन्ड का क्या आएगा, यहाँ पे देखिए पॉन्ड क्लीन नहीं होगा, वॉश नहीं होगा, यहाँ पे क्या हुए, कूल। ओके, तो पॉन्ड से हमें कूल, यहाँ पे फीलिंग्स के बारे में बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्टोव का हीट से जैसे जैसे रिलेशनशिप है। ओके, उसी तरह पॉन्ड का कूल के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब कूल, पॉन्ड और कूल। ओके, ठंडा गर्मी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, वाई इज द वाइफ ऑफ ए, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ ए, एक्स इज द डैश ऑफ डब्ल्यू। ओके, फिर से वही ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। ओके, एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैं आपको बोला था वैसे ही करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा वाई। ओके, एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, तो वाई का डॉटर कौन है, हमारा यहाँ पे एक्स है। ओके, डॉटर है, यहाँ पे मैं माइनस डिनोट करता हूँ क्योंकि ये फीमेल है। ओके, तो एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, तो यहाँ पे वाई का जेंडर क्या है पता नहीं। ओके, उसके बाद वाई इज द वाइफ ऑफ ए, यहाँ पे वाई क्या हो गया, वाइफ मतलब यहाँ पे ये माइनस, मतलब यहाँ पे ये फीमेल है, ये किसका वाइफ है, ये का वाइफ है, कौन, वाई। ओके, उसके बाद डब्ल्यू इज द फादर ऑफ ए, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ ए, मतलब ए का फादर कौन है, डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ ए। ओके, ए का फादर कौन है, डब्ल्यू। उसके बाद क्या बोला गया, एक्स इज द डैश ऑफ डब्ल्यू के, तो एक्स डब्ल्यू का क्या है। ओके, आपको पता होगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स का माता है कौन, वाई, और वाई का हस्बैंड कौन है, वाई किसका वाइफ है, ए का। ओके, मतलब ये हो गया क्या, इनका बेटी कौन है, एक्स। ओके, और इनका पिताजी के जो फादर है, ओके, वो है कौन, डब्ल्यू। ओके, तो इसका मतलब ये दादाजी मतलब ग्रैंडफादर और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर का रिलेशनशिप है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स इज द डैश ऑफ डब्ल्यू के, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू का क्या है ऐसे पूछा गया। अगर यहाँ पे पूछा जाता डब्ल्यू एक्स का क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे पेटर्नल ग्रैंड फादर होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, इन ए कोड लैंग्वेज पोर इज रिटन एज 16 15 21 18। ओके, व्हाट विल बी द कोड फॉर पावर, POWR इन दैट लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी कोड लैंग्वेज में अगर पुअर को हम लिखते हैं क्या, 16 15 21 18, देन पावर को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज लिखेंगे ABCD, ओके, उसमें P कौन सा पोजीशन पर आता है, 16 पोजीशन पर P आता है। ओके, उसके बाद वो आपका 15 नंबर पर आता है, उसके बाद U आपका 21 नंबर पर आता है, और R आपका 18 नंबर पर आता है। ओके, उसी तरह P हमारा यहाँ पे POWR, तो यहाँ पे P कौन सा नंबर पर आ जाएगा, 16। ओके, ये हमारा सही है। उसके बाद O कौन सा नंबर पर आएगा, 15। ओके, उसके बाद W कौन सा नंबर पर आता है, 23। ओके, उसके बाद E कौन सा नंबर पर आता है, 5। ओके, और उसके बाद R कौन सा नंबर पर आता है, 18। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको कैसे इजीली सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोला गया, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट्स कंक्लूजन्स वाला एक क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ऑल मंकीज आर व्हाइट, सम व्हाइट आर रैट्स। ओके, उसका कंक्लूजन क्या है, ऑल रैट्स आर व्हाइट, सम रैट्स आर मंकीज। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो, दो मेथड से, एक होता है वेन डायग्राम मेथड और एक होता है 150 मेथड। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 150 मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो बात बोलता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप एग्जाम में हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर अगर आपको 150 और वेन डायग्राम वाला मेथड आसानी से आता है, अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, ओके, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ना है, कंक्लूजन क्या दिया है, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट इतना क्वेश्चन इतना स्टेटमेंट पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करना है, ओके। डायरेक्ट कंक्लूजन से आपको आंसर देना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑल रैट्स आर व्हाइट, ओके। यहाँ पे देखिए रैट्स कहाँ पे है, यहाँ पे रैट है, ओके। और व्हाइट कहाँ पे, व्हाइट यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी व्हाइट है, ओके। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम 150 मेथड में जाएंगे तो आपको क्या करना है, 150 मेथड में क्या होता है, जहां पे ऑल होगा उसके बाद जो भी चीज दिया गया होगा, ओके, जैसे कि मंकीज हो गया या फिर व्हाइट हो गया, तो उसको कैसे लिखेंगे, 100, ओके, 100 लिखेंगे, उसके बाद 50 लिखेंगे, ओके। 100 लिखेंगे, उसके बाद 50 लिखेंगे। जहां पे सम होता है वहां पे क्या करेंगे, 50, ओके, और 50 लिखेंगे, ओके, 50 और 50 लिखेंगे। और जहां पे नॉट होता है, मतलब नो नेगेटिव सेंटेंस होता है, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम 100 और 100 करेंगे, ओके, 100 करेंगे। तो ये हमारा 150 वाला मेथड है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी भी मेरे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो वो वीडियो जाकर देख सकते हो, ओके। ऑल रैट्स आर व्हाइट, ओके, जहाँ पे 100 है यहाँ पे 100 है, मतलब ऑल है, यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ और यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, ओके। उसके सम पर क्या लिखूंगा, 50, और उसके बाद रैट्स पर क्या लिखूंगा, 50, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कंक्लूजन, ऑल रैट्स आर व्हाइट। तो रैट्स यहाँ पे, व्हाइट यहाँ पे, मतलब एक ही सेंटेंस में ये बात बोला गया है। अगर अगर यहाँ पे व्हाइट के बदले अगर और कुछ होता तो हम ऊपर का सेंटेंस और नीचे का सेंटेंस को क्या करते हैं, मर्ज करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे तो एक ही सेंटेंस में दिया गया है, ऑल ऑल रैट्स आर व्हाइट, तो यहाँ पे सम व्हाइट्स आर रैट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल रैट्स, यहाँ पे भी हम 100 लिखेंगे, ओके, 100, और यहाँ पे 100 हो गया, ओके, और यहाँ पे 50, मतलब व्हाइट के ऊपर 50 लेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो आप जितना पैसा आपका इनकम है और जितना आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब जितना आप खर्च करते हो, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऑल रैट्स, रैट्स के ऊपर कितना है, 100 है, यहाँ पे रैट्स के ऊपर कितना है, 50 है। तो 50 से क्या आप 100 खर्च कर सकते हो, कभी ये पॉसिबल नहीं है। अगर रैट्स के ऊपर यहाँ पे 100 होता और ये 100 होता तो अब हो जाता, ओके। लेकिन यहाँ पे तो सम दिया गया है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, 50 और यहाँ पे 100, ओके। तो ये चीज हमारा, ये कंक्लूजन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ओके। समझिए मेरा बात, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया, सम रैट्स आर मंकीज, ओके। तो सम रैट्स, रैट्स यहाँ पे क्या पे है, यहाँ पे रैट्स है और मंकीज यहाँ पे, ओके। तो ये जो दो स्टेटमेंट को हमें अभी क्या करना है, कंबाइन करना है, मर्ज करना है, ओके। सम रैट्स आर मंकीज, तो रैट्स यहाँ पे, मंकीज यहाँ पे, ओके। तो इनके बीच में जो यहाँ पे और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब आप ये मर्ज करेंगे वो एक कंडीशन में मर्ज होता है। कैसे होता है, जब दो सेंटेंस का अगर हम मिलाएंगे, ओके, जो दो सेंटेंस का जो कॉमन वर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे व्हाइट है, ओके। तो वो जो कॉमन वर्ड होगा वो 100 से ज्यादा होना चाहिए, 100 नहीं, 150 या फिर 200 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए 50 है और व्हाइट के पास कितना है, 50 है, तो ये हमारा 100 हो रहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमारा दोनों कंक्लूजन सही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ओके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं 150 मेथड को ज्यादा डिस्क्राइब करके आपको बोल नहीं पा रहा हूँ, ओके। वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो दे रहा हूँ, अभी आई बटन पे दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए, ओके, 150 मेथड वाला, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे आज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, ओके। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ट्यूब का हो गया लिक्विड, तो विच का क्या होगा, यहाँ पे ऑयल दिया गया है, वही हो जाएगा, ओके। मतलब यहाँ पे ट्यूब का जरूरत क्यों है, मतलब लिक्विड का रिलेशन कुछ यहाँ पे ट्यूब के साथ लिक्विड का रिलेशन होता है, ओके। उसी तरह विक का रिलेशन कहाँ पे, विक मतलब वो जो होता है ना कैंडल के बीच में जो होता है, जो जहाँ पे हमारा आग लगाकर जलाया जाता है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं विक, ओके। तो विक का कहाँ से किसके साथ रिलेशन होगा, तो वो ऑयल के साथ हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 पर हमें क्या दिया गया है, read the given statement and the conclusions carefully and decide which of the conclusions logically follows from the given statement, okay। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है, लेकिन ये जो हम प्रीवियस जो क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो उस टाइप का नहीं है, ओके। ये अलग टाइप का है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ जो स्टेटमेंट दिया गया है, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है, ओके, उसके ऊपर बेस करके हमें यहाँ पे कंक्लूजन जो दिया गया है वो सही है या फिर गलत है, उसे हमें डिसाइड करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, मतलब कैसे करना है। यहाँ पे कुछ भी करना नहीं, यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हो, ओके।
तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया आपको उसी को एकदम ट्रूथ मान लेना है। ओके, मतलब यहाँ पे एक्स टेल्स वाई नाउ ए डेज डेंटल ट्रीटमेंट्स आर गेटिंग कॉस्टलियर। ओके, मतलब यहाँ पे एक्स वाई से बोल रहा है कि आज के दिन में जो डेंटल ट्रीटमेंट्स है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये एक्स वाई से बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया? ओके, कंपेयर टू ईयरली टाइम्स द डेंटल ट्रीटमेंट्स कॉस्ट मोर नाउ। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कंपेयर टू ईयरली टाइम्स, मतलब के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो द डेंटल ट्रीटमेंट से कॉस्ट मोर ना। ओके, मतलब डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा उसका जो दाम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कंक्लूजन दिया गया है इसके साथ जो स्टेटमेंट दिया गया, ओके, ये दोनों के अंदर कुछ रिलेशन है, मतलब रिलेशन मतलब एकदम सही है। ओके, ये चीज एकदम सही है। यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एक्स हैज ऑब्जर्व्ड द चेंज इन ट्रीटमेंट कॉस्ट। ओके, और यहाँ पे एक्स बोल रहा है वाई को कि अब आज के दिन में डेंटल ट्रीटमेंट ज्यादा उसका दाम बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या, एक्स कुछ दिनों से उसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब उसको पहले वही जो डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा सा कम पैसे में उसका हो जाता था, लेकिन अभी वो ज्यादा पैसा लग रहा है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कंक्लूजन भी हमारा सही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा दोनों कंक्लूजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमारा अभी यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है। आपको पता होगा आरआरबी के एग्जाम में हर एक लैंग्वेज यहाँ पे हमारा अवेलेबल है, मतलब हमारा इंडिया में बहुत सारा जितना सारा लैंग्वेज है तकरीबन हर एक लैंग्वेज हमारा आरआरबी के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके मदर टंग दिए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हो। इसका किसी भी टाइप का मतलब शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका अगर ये आपके लैंग्वेज में होगा, आपके मदर टंग में होगा, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पर हमें फिर से ये वही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया गया? स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, मतलब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, शुड बेसिक मेडिसिन बी अवेलेबल टू द पब्लिक एट ए मच चीपर रेट देन दे आर अवेलेबल इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो बेसिक मेडिसिन है, ओके, वो कुछ चीप रेट में अवेलेबल होना चाहिए, क्या मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। ओके, ऐसा कुछ हमें पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स क्या बोल दिया गया है? यस, इट विल इंश्योर दैट मेडिसिन आर अवेलेबल टू ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी एट ए मोर एफोर्डेबल रेट। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि हाँ ये तो होना चाहिए, जो बेसिक मेडिसिन है ये हमारा चीप रेट में अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लासेस का, सोसाइटी में किसी भी क्लासेस का फैमिली हो, चाहे वो रिच फैमिली हो या फिर पुअर फैमिली हो। क्योंकि मेडिसिन एक ऐसा इसेंशियल चीज है जो कि सबके लिए उतना ही जरूरत है, जितना रिच को जरूरत है उतना पुअर को भी जरूरत है। ओके, तो ये हमारा आर्गुमेंट जो है वो हमारा सही होता है। ओके, तो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा? नो, द एग्जिस्टिंग मार्केट दैट सर्वाइव ऑन मेडिसिन मेकिंग एंड रिटेलिंग विल सफर। ओके, ये बोला गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट इसका जो मेडिसिन को लाने में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो भी जो रिटेलर है, ओके, उनका जितना सब खर्चा होता है, ओके, तो उसके हिसाब से मेडिसिन का चार्जेस घटना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो चीज हमें मेडिसिन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, हमें सिर्फ उसी से मतलब है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो बेसिक मेडिसिन है ये हमारा जो हर क्लासेस के लोगों के लिए चीप रेट में मिलना चाहिए, ये जरूरी है, ये उचित है या नहीं। ओके, उचित है। ओके, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? हाँ, ये जरूरी है, उचित है, क्योंकि मेडिसिन बहुत इसेंशियल कुछ है जो कि हमें हर के लिए सबको जरूरत होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट्स जो 1 है ये हमारा सही होता है, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट्स जो 2 है ये हमारा इतना सफिशियंट इसका आर्गुमेंट्स नहीं। होगे, तो यहाँ पे बोला गया ना ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक नहीं है जो कि मैं आपको बोल दूं। ओके, तो इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन आपके मदर टंग में अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या बोला गया? शुड यूथ बी एनकरेज टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्स। ओके, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि जो यूथ है उनको क्या एनकरेज करना चाहिए आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए, इंडियन आर्मी या फिर किसी भी टाइप के आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए या फिर नहीं। ओके, यहाँ पे ये पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा आर्गुमेंट है? यस, इट इज ए प्राइड टू सर्व द कंट्री एंड वी मस्ट एनकरेज यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस। इट इंस्टिल्स डिसिप्लिन इन देम एंड हेल्प्स इन देयर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया कि हाँ ये सर्व करना चाहिए,
क्योंकि कंट्री के जो आर्म फोर्स में ज्वाइन करना है कि प्राउड के बात होता है, गर्व के बात होता है, और वहाँ पे जो यूथ है वो ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और उनका पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। ओके, तो ये चीज़ हमारा क्या हो बोला गया है यहाँ पे, सही बोला गया। आपको क्या लग रहा है, सही है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा सही हो गया। ओके, तो उसके क्या नेक्स्ट बोला गया, नो द चॉइस शुड बी लेफ्ट विद द यूथ, वी नीड नॉट पुश देम टू मेक डिसीजन। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि ना, ये चीज नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कुछ हम प्रेशराइज उनको नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर है, वो अगर चाहेंगे तो ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो बोला गया है, ओके, ये ज्यादा स्ट्रांग आपको लगता है क्या? नहीं लगता है ना? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो आर्गूमेंट्स 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओनली आर्गूमेंट्स 1 इज स्ट्रांग। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आपको एनवायरमेंट को भी देखना है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली वो जो स्टेटमेंट है वो क्या चाहता है। ओके, उसका क्वेश्चन को मतलब क्या क्वेश्चन दिया है। ओके, ये सब चीज को आपके आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या दिया गया है, फिर से वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। ये थोड़ा सा इजी आपको आई थिंक, देखिए पीपल हु आर मोर देन 55 ईयर्स ओल्ड आर प्रोन टू हार्ट अटैक। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पीपल 55 से ज्यादा जिनका एज होता है वो उनको ज्यादातर हार्ट अटैक होता है। ओके, तो ये बोला गया यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया, हार्ट अटैक एंड ओल्ड एज आर रिलेटेड। ओके, यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कंक्लूजन क्या बोला गया, हार्ट अटैक और ओल्ड एज ये रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला गया, स्टेटमेंट क्या देखे, 55 ईयर से ज्यादा जो है उनको ज्यादातर हार्ट अटैक होने का चांसेस है। ओके, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोल रहा है, हार्ट अटैक एंड ओल्ड एज आर रिलेटेड, मतलब ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं लग रहा है। ओके, तो ये तो नहीं होगा मुझे लगता है। ओके, तो चलिए सेकंड नंबर कंक्लूजन क्या दिया गया देख लेते हैं, द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक बिलो 55 ईयर्स ऑफ एज इज लो। ओके, कैसा लगा ये कंक्लूजन, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जो हार्ट अटैक वाला नंबर ऑफ पेशेंट्स है, पेशेंट है, ओके, वो ज्यादातर 55 ईयर्स एज से कम होते हैं। ओके, समझ में आ गया, 55 ईयर्स से ज्यादा जो होते हैं उनको हार्ट अटैक होता है, 55 ईयर्स से कम जो होते हैं उनको कम हार्ट अटैक होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, ओके, तो ये इसको फॉलो करता है, एकदम एकदम स्ट्रांग कंक्लूजन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा गलत है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द बिलो इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इस इक्वेशन में इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे इसको सॉल्व करके दीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ कि आपको इसको बॉड मास BODMAS, ओके, बॉड मास के जो रूल्स है, ओके, उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे जल्दी नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर इसको आप नहीं कर पाएंगे तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट में मैं बस 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ओके, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके बोलिए कितना आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्या दिया गया है, EHIKMN, उसके बाद क्या आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ई और आई, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद FG, उसके बाद आई आ जाता है। ओके, उसके बाद आई के बाद कितने स्टेप के बाद एम आ रहा है, आई के बाद JKL, मतलब 3 स्टेप के बाद एम आ रहा है, उसके बाद 4 स्टेप के बाद जो भी आएगा वो 4 स्टेप के बाद आएगा। ओके, उसके बाद एम के बाद NOPQ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ओके, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया। ओके, उसी तरह एज को भी आपको देखना है। ओके, एच और के बीच में कितना डिफरेंस है, के बाद के और एन के बीच में कितना डिफरेंस है, उसके बाद जो आएगा वो क्या है, Q आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 पर हमें एक न्यूमेरिकल सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2, उसके बाद 6, उसके बाद 122, उसके बाद 126, देन 242, देन कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रिलेशन कैसा हुआ है आप देखिए। ओके, 2 के साथ यहाँ पे 122 का रिलेशनशिप हुआ है। ओके, और 122 का यहाँ पे 242 के साथ रिलेशन हुआ है, और यहाँ पे तो आगे नहीं है। उसी तरह 6 का यहाँ पे 126 के साथ रिलेशनशिप है, और 126 का जो रिलेशन इसके साथ है उसे हमें फाइंड करना है। ओके, आई होप कि कुछ लोगों को अभी यहाँ पे पता चल रहा होगा कि कैसे ये हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 का 122 कैसे हुआ, 2 के साथ कितना ऐड हुआ है, 120, 2 के साथ 120 ऐड करेंगे तो 122 हो गया, उसके बाद 122 के साथ फिर से 120 ऐड करेंगे तो 242 हो गया। ओके, तो उसी तरह
6 के साथ 120 ऐड हुआ तो 126, देन 126 के साथ फिर से 120 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 246, जो कि हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो आपको पता होगा कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 पर हमें एक गलत रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। ओके, जो कि यहाँ पे रेलवे के द्वारा बोल दिया गया है कि ये रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या दिया गया देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, बेस्ड ऑन द बिलो टेबल बिटवीन 6 AM एंड 9 AM हाउ मेनी फ्लाइट डिपार्चर्स हैपन ऑन एन एवरेज। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि 6 AM, यहाँ पे 6 AM कहाँ पे है, यहाँ पे 6 AM है, और यहाँ पे 9 AM कहाँ पे है, 9 AM यहाँ पे। ओके, तो 6 AM से 9 AM के अंदर कितना फ्लाइट डिपार्चर हुआ है यहाँ पे, वो हमें फाइंड करना है। ओके, एवरेज, उनका एवरेज हमें फाइंड करना है। ओके, तो देख लीजिए 6 AM से 7 AM के बीच में 4 फ्लाइट यहाँ पे डिपार्चर हुआ है। ओके, उसके बाद 7 AM से 8 AM के बीच में 5, और उसके बाद 8 AM से 9 AM के बीच में 3 फ्लाइट डिपार्चर हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड कर देना, 4 5 प्लस 3 तो कितना आ जाता है यहाँ पे 12 आ जाता है। उसके बाद डिवाइडेड बाय जितना हमारा एलिमेंट है, ओके, डिवाइड बाय 3। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, जो कि हमारा आंसर है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 15 क्वेश्चन हम रीजनिंग का 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, और 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में कितना 30 क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। ओके, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और जो 15 क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मुझे जाने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। थैंक यू।